हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है जिसमें हमारा अनसॉल्व पेपर है 2024 का और ये सेट नंबर 2 है। इसके पीछे के वीडियो में हमने सेट नंबर 1 देखा, अब इसमें हम सेट नंबर 2 देखेंगे। तो सेट नंबर 2 2024 का है और पेपर का कोड है 822 IB। अब इसमें हम प्रश्नों को देखेंगे, अनसॉल्व पूरा पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आप पीछे रिवीजन न किए हो तो चैनल में जाकर के पूरा मैथ का रिवीजन कर लें, इसके बाद आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि ये हमारा सेट नंबर है, समय 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 नंबर है। निर्देश हमारा जो सेट नंबर 1 में आपने निर्देश पाया था वही निर्देश आपका रहेगा कि पहले बहुविकल्पी 20 प्रश्न आएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न 2-2 नंबर का आएगा, फिर 4 नंबर का और फिर उसके बाद 6 नंबर का आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं सबके जो अंक रहेंगे उसके सामने दिया गया रहेगा। तो पहला प्रश्न है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान आपको बताना है और ये प्रश्न हमारा 1 नंबर का है। यहाँ हम आ जाएंगे तो कह रहा 65 और 117 का एचसीएफ इसके बराबर है, अर्थात अगर चूंकि ये ऑप्शन हमें डायरेक्ट लगाना है, लेकिन अगर अब हल करेंगे तो 65p - 117 बराबर हो जाएगा 65 और 117 का एचसीएफ बनेगा। अब इसका पहले हम ये सीएफ निकालेंगे। तो 65 का अगर हम खंड करते हैं तो ये बनता है 13×5 = 65, यानी 5 × 13 हो जाएगा। आगे 117 का इसी तरह से खंड कर लेंगे तो 117, तो देखेंगे ये किससे कटेगा। तो अगर हम देखेंगे, अगर 13 से काट दिया जाए, 13 9 117 यानी 3 × 3 आएगा, तो ये मिलेगा 3 × 3 × 13 मिल जाएगा। तो यहाँ अगर हम यह सीएफ निकालेंगे तो हमें ये दोनों में 13 मिल रहा है, यही 13 आ जाएगा। तो ये बराबर हमें 13 मिल जाएगा क्योंकि इसका यह सीएफ है। अब ये 117 जाके माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 65p बराबर 13 + 117, 7 3 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 1 हो जाएगा। p बराबर निकालेंगे तो 130 में हम भाग देंगे किसका, ये 65 का। तो 65 दूना 130 यानी p का मान हमें 2 मिलेगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नंबर 2 3 4। तो पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 क्या दिया है, 2 tan 45/1 + tan² 45 का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम 2 की बात करें तो हमें मिला है 2 tan 45 और बटे है 1 + tan² 45 डिग्री है, और tan 45 का मान 1 होता है तो 2 × 1 बन जाएगा। नीचे आएंगे 1 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 1 का 2 मिलेगा। नीचे 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 2 1 1 2 हो जाएगा। ऊपर नीचे काट देंगे तो 1 आ जाएगा और हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी में 1 दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो यहाँ हमारा नंबर 3 दिया गया है, कह रहा है 15 18 और 24 का हमें लसाअ ज्ञात करना है। तो अगर हम 15 का खंड करते हैं तो 3 × 5 = 15 होगा। 18 का खंड करते हैं तो 3 × 9 दूनी 18 या 2 हम पहले लिख सकते हैं। फिर हमारा 24 जो होगा वो 8 × 24 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 24 बन जाएगा। हमें निकालना है लसाअ यानी एलसीएम। तो पहले तो हम देखेंगे कौन सी संख्या जो तीनों में कट रही है उसको लिख लेंगे, फिर अगर 2 में कोई संख्या कट रही है तो उसको लिख लेंगे। आगे जो संख्याएं बची हुई है सबको लिख लिया जाएगा। 2 2 3 और 5, 1 2 मिलेगा, फिर 1 2 मिलेगा, फिर 1 3 मिलेगा और लास्ट में 5 मिलेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, तो ये 40 बना गुणे 3 × 9 हो गया और 9 × 4 = 36 बन जाएगा, तो 360 बनेगा। अब हम देखेंगे
नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 360 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। करा 148/185 का हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करेंगे सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर हमें देखेंगे किस संख्या से दोनों कटेंगे। तो अगर 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12 होगा, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 बन जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया। अर्थात अगर हम देखेंगे तो 37 से दोनों कट जाएंगे। इसको 37 से काटेंगे तो यही 4 बार आएगा, और नीचे वाले को 37 से काटेंगे यही 5 बार आएगा। क्योंकि हमने ऊपर वाले को 4 से काटा 37, नीचे वाले को 5 से काटा 37 आ गया। तो इसका मतलब है यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर 5 क्या दिया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py - 16 = 0 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में समपाती होने के लिए a1/a2 ये बराबर b1/b2 और यही बराबर c1/c2 होना चाहिए। इसके लिए पहले समीकरण की तुलना a1x b1y और प्लस c1 = 0 से, दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से करेंगे। तो a1 का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा 3, तो यहाँ हम रखेंगे 3। a2 का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा 6, तो 6 रख देंगे। b1 का मान यहाँ आएंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ 1 है तो -1 बन जाएगा। b2 का मान यहाँ से मिलेगा -p होगा, और ये बराबर c1 का मान हमें मिल जाएगा 8, और यहाँ आ जाएंगे c2 का मान हम देखेंगे तो -16 हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इसका मतलब कि चूंकि हम देख रहे हैं 8 का 8, 8 दूनी 16 तो आ गया, लेकिन -1/2 आ गया। और यहाँ काटेंगे 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ +1/2 आ गया, और -1/2 + 1/2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब इस प्रश्न में यहाँ प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस कर देंगे तब तो यहाँ हमारा 1/2 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या मिलेगा, 1/2 बराबर, इससे तुलना करेंगे तो 1/p बन जाएगा, 1 1 के बराबर हो गया, तो p बराबर यहाँ हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा था, यहाँ पर तो रेखाएं निरूपित करती हैं, पूछ रहा है आपका p के किस मान के लिए। तो अगर यहाँ पर प्लस होता है तब तो p का मान 2 होगा, और 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि यदि 3x + 2py = 2, 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आ जाएंगी, बराबर के उस पार है तो इसको बनाएंगे 2x + 5y ये बराबर -1 हो जाएगा। इसकी तुलना हम a1x b1y = c1, इसकी a2x प्लस b2y = c2 से करेंगे। तो a1 का मान 3 मिलेगा, यहाँ a2 का मान हमें 2 मिल जाएगा। आगे आएंगे b1 का मान हमें 2p मिल जाएगा, और b2 का मान यहाँ से हम आएंगे तो 5 मिल जाएगा। चूँकि यहाँ दिया है समांतर, समांतर के लिए a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो दोनों जब हम बराबर करेंगे तो तिर्यक गुणा कर देंगे, गुणा यहाँ करेंगे 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4 p बन जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ 4 का भाग दे देंगे, p बराबर हो जाएगा 15/4 बन जाएगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 15/4 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न ले लेते हैं 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 क्या दिया है, कह रहा है कि यदि 15 काट थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो 7 नंबर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ हम आ जाएंगे तो 15 काट थीटा, और ये बराबर हमारा दिया गया है 8, तो काट थीटा अगर हम निकालेंगे तो 15 का भाग हो जाएगा,
और अगर हम इसको tan में बदलते हैं तो tan थीटा बराबर 15/8 बन जाएगा। और tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अगर इससे हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो इस त्रिभुज में हमें मिलेगा क्या, अगर ये थीटा हो गया तो लंब का मान 15, आधार का मान 8 हो जाएगा। 15 15 में 225, 8 अठाई 64, तो 6 5 4 9 मिलेगा, 6 2 8, 289 यानी 17 इसका वर्गमूल बनेगा। अब हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा के सामने की भुजा लंब होगी तो बनता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लंब का मान यहाँ थीटा के सामने 15 और 90 के सामने का कर्ण है 17 बन जाएगा। तो आपका आंसर 15/17। अब देखेंगे यहाँ 15/17 कहाँ दिया हुआ है, तो 15/17 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि यदि त्रिभुज ABC, यहाँ त्रिभुज है ABC तथा त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A बराबर 75, कोण Y बराबर 57 डिग्री, तो कोण C का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज मान लीजिए ABC हो जाए, दूसरा त्रिभुज XYZ है, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा XYZ और दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर समरूप त्रिभुज हैं इसका मतलब ए वाला x के बराबर कोण, बी वाला y के बराबर, सी वाला z के बराबर होगा। तो ए वाला x के बराबर होगा, बी वाला कोण y के बराबर होगा और देखेंगे तो सी वाला कोण हमारा z के बराबर हो जाएगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज में जो जो त्रिभुज के ये शीर्ष होते हैं वो आमने सामने आते हैं और ये हमारे कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर कोण ए का मान 75 दिया है, तो अगर हम बात करें तो कोण ए यहाँ 75 बन जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे कोण y का मान यहाँ 57 डिग्री दिया है, तो ये 57 हो जाएगा। हम देखेंगे बी वाला ये 57 के बराबर बन जाएगा। अब किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए a + b + c बराबर 180 बनेगा। ये समरूप त्रिभुज से ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हुआ है। a का मान 75, b का मान 57, c हमें ज्ञात करना है। तो 180 में से इन दोनों को 7 5 12 कि 2 7 5 12 1 13 होगा, कोण c बचेगा। तो 180 में से 132 हम घटा देंगे तो कोण c बराबर 180 - 132, तो यहाँ 8 बचेगा। 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 3 7 48 अंश आ जाएगा और 48 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 9 नंबर। तो 9 क्या दिया है, 9 और 10 करा बिंदु m -3 4 की मूल बिंदु से दूरी। अगर हम बात करें x अक्ष और y अक्ष देखते हैं तो ये x अक्ष है, ये y है, हमारा बिंदु है -3 और 4। इसका मतलब x का मान माइनस है, y का मान प्लस है। तो 1 2 3 -3, y का मान 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। और ये दोनों जहाँ मिलेंगे उसी का निर्देशांक -3 और 4 होगा। अब ये क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, यहाँ से दूरी हमें ये निकालना है। तो ये मान हमें -3 मिला है, ये दूरी 4 है, तो ये भी दूरी 4 हो जाएगी। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ हमारा ये कर्ण बना हुआ है, O हो जाए A हो जाए, यही मान आपको निकालना है। तो OA स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, यानी अगर यहाँ B मान लें तो OB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर बन जाएगा। तो OB का मान -3 का स्क्वायर होगा और प्लस इसका मान 4 है, 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 9 + 16 यानी 25 आ गया। और अगर OA निकालते हैं तो 25 का वर्गमूल हमारा 5 आ जाएगा। या हम 0 0 और दूसरा बिंदु -3 4 लेकर के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर इसमें मान रख करके भी हल करेंगे तो यही मान हमें 5 मिलेगा। और हम देखेंगे इसमें 5 कहाँ दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या दिया गया है इसको देखते हैं। तो 10 नंबर में हमारा है कि बिंदुओं -2 6 -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो अगर हम बात करें एक बिंदु हमारा यहाँ ए हो जाए और इसका निर्देशांक -2 और 6 दे दिया है। दूसरा बिंदु हमारा -2 और 10 दिया है। मध्य बिंदु अगर हमारा ये P हो जाए ये B हो जाए तो P यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है ये हमारा सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ x1 तो x1 y1 होगा और ये बिंदु हमारा x2 y2 बन जाएगा। तो x1 का मान -2 और x2 का मान भी -2 हो जाएगा और बटे 2 हम कर देंगे। तो यहाँ -2 बटे 2 होगा। फिर y1 का मान हमें 6 मिलेगा, y2 का मान 10 मिलेगा और बटे 2 हो जाएगा। 2 2 4 -4 बटे 2 हो गया, 16 बटे 2 हो गया। अगर हम 2 से भाग देते हैं 2 दूनी 4 -2 और 2 8 16 यानी -2 और 8 बन जाएगा। अब हम देखेंगे -2 8 हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। करा किसी समबाहु त्रिभुज में यदि AD लंब BC हो तो AD² बराबर होगा। माने एक समबाहु त्रिभुज होगा और उस समबाहु त्रिभुज में करा है क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो आगे बता रहा है यदि AD A B और C हो जाए और ये लंब हमेशा मध्य में मिलता है तो करा AD² बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर AD ये बिंदु D है, बाकी हमारा CD के पदों में आपको ज्ञात करना है। तो CD का मतलब हो गया C से लेकर D तक ये दूरी। अगर हम देखेंगे पूरी दूरी हमारी 2a मान लिया जाए तो ये 2a हो जाएगा, ये आधी दूरी a बन जाएगा। तो हमें क्या करना है इस a का मान यानी AD² निकालना है और दिखाना है कितना a आएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ इस त्रिभुज में तो इस त्रिभुज में यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है और समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण है और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भी दूरी हमारी a है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर AD यानी AB² बराबर मिलेगा, ये कर्ण होगा, लंब यानी AD² और प्लस आधार माने BD²। अब जो हमारा BD होगा वो CD के बराबर होगा। तो BD के स्थान पर हम CD लिख सकते हैं क्योंकि ये मध्य में काटता है। और यहाँ AB तो A से लेकर B तक हमारा 2a है और ये AD आपको निकालना है और BD का मान a है तो a लिख देंगे। ये बन जाएगा 2 दूनी 4a², ये आएगा घटेगा -a² बराबर हो जाएगा AD²। तो अगर हम बात करें AD² की तो 4a² में से एक घट के 3a² बन जाएगा। तो 3 × a², a हमारा यही CD है तो a के स्थान पर हम CD लिख सकते हैं तो बन जाएगा 3CD²। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है तो 3CD² हमारा ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हम ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है अब उसको देखते हैं। करा त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7 5 5 7 और -3 3 हैं। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें A B और C हो गया। अब निर्देशांक दिया है यहाँ पर 7 5, दूसरा बिंदु हमारा दे दिया है 5 7, ये 5 और 7 हो गया और तीसरा बिंदु हमारा है -3 और 3 है। कह रहा है BC का मध्य बिंदु, ये B और ये C मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु अगर हम यहाँ पर D मान लें तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है मध्य बिंदु ये यानी बराबर होता है x1 + x2 बटे 2। आगे आ जाएंगे दूसरा y1 + y2 और पूरे बटे 2 होता है।
तो x1 का मान 5 प्लस x2 का मान -3/2 होगा। इसी तरह से y1 7 होगा, y2 3 होगा, बटे 2 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2/2 होगा, 7 3 10/2 हो जाएगा। भाग दे देंगे 1 आएगा, 2 5 10 5 हो जाएगा। तो 1 5 यहाँ का निर्देशांक हमें एक और 5 मिल गया। अब आगे क्या बता रहा है कि AD की माप A से लेकर D यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम सूत्र लगाएंगे। तो आइए देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से क्या हमें मिलता है। एक बिंदु D ले लेंगे तो हमें मिलेगा AD² बराबर, या केवल AD लेते हैं तो AD बराबर हमें मिल जाएगा AD बराबर √ में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये बिंदु हमारा x1 y1 बन जाएगा और इसको x2 y2 बना देंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, x1 y1 और x2 y2 में ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो यहाँ आ जाएंगे √ में x1 का मान 7 माइनस x2 का मान हमें 1 मिलेगा, प्लस y1 का मान 5 मिलेगा, माइनस y2 का मान यहाँ जाएंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 और ये 5 दोनों एक ही हैं। तो ये बन जाएगा 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 5 में से 5 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये 36 हो गया और इसका वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो ये हमारा 6 मात्रक आंसर होगा। अब हम देखेंगे 6 मात्रक कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में 6 मात्रक दिया है। इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यानी 11 और 12। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13 क्या दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो सेक थीटा से पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज में लंब आधार कर्ण का मान निकालेंगे, फिर चाहे जिसका मान कहेगा उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न संख्या 13 में। तो दिया है यहाँ पर सेक थीटा बराबर 2 है। अगर इसको हम काश थीटा बनाते हैं तो सेक का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1/2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा। इससे हमारा एक त्रिभुज बनेगा, ये थीटा बन जाएगा। काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये बन जाएगा आधार बटा कर्ण, और आधार का मान 1 होगा, कर्ण का मान 2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 घटेगा 3 आएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो कर्ण में 3 हो जाएगा। अब कह रहा है तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। सॉरी, यहाँ आप इस तरीके से न लगा करके डायरेक्ट थीटा का मान निकाल सकते हैं, और कोण के रूप में चूंकि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आ जाएंगे हम, सेक थीटा बराबर 2 है तो काश थीटा निकालेंगे तो 1/2 होगा, और ये काश हमारा 60 अंश का मान है। तो दोनों तरफ तुलना करेंगे तो काश के बराबर है तो थीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा। तो थीटा बराबर 60 और 60 हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। कासेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर ये 13 था और ये हमारा 14 हो गया। तो यहाँ कासेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। फिर अगला है हमारा काट स्क्वायर, इसको लिखेंगे कास स्क्वायर, और बटे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला 1 माइनस कास स्क्वायर, ये हमारा बचा रहेगा। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ हर बराबर है, अंश घटेगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमारा 1 माइनस कास स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये 1 माइनस कास स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा चूंकि 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर यही सूत्र है, और ये सूत्र हमें कहाँ से मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर के स्थान पर हमने साइन स्क्वायर लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी 1 माइनस कास स्क्वायर, फिर से साइन स्क्वायर थीटा आ गया।
अब हम देखेंगे साइन स्क्वायर दिया कहाँ है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 13 और 14। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट हम 15 ले लेते हैं। तो 15 में क्या दिया गया है हमारा देखेंगे, कराई एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बेलन हो गया और ये हमारा आधार बन गया। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और ये मान उसने दे दिया है 9 पाई। चूँकि ये वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से पाई कैंसिल होगा तो आर बराबर 9 का वर्गमूल ले लेंगे तो 3 मिल जाएगा। और क्या दिया है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी और यही पूछ रहा था आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या 3 हो गई। 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर। 16 नंबर क्या दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमारी ये चूँकि हमारा 15 नंबर था, अब ये हमारा 16 नंबर है जिसकी त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब कह रहा है वाले वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अगर इसके अंदर हम कोई वर्ग बनाते हैं तो जो वर्ग बनेगा हम अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो ये सेंटर से जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी 4 है। ये भी दूरी 4 है क्योंकि केंद्र से ये दूरी त्रिज्या है और ये भी दूरी त्रिज्या है। तो 4 4 दोनों हो गया और ये दूरी चूँकि वर्ग है इसकी भुजा हम मानेंगे ए हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे वर्ग का विकर्ण, क्योंकि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ये दूरी ए है तो ये भी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में अगर हम देखेंगे ए बी सी डी ये वर्ग हो गया, तो ए सी स्क्वायर ये कर्ण बना, ये लंब का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर होगा प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर बन जाएगा। ये दूरी हमने ए माना है, ये भी हमारा ए होगा तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर था और यहाँ 4 + 4 8 हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा। 8 × 64 हो गया, 2a स्क्वायर बना। 2 से काट देंगे तो ये 32 दूना 64 यानी ए बराबर हमें 32 मिल गया। सॉरी ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर हमें 32 मिल गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमारा सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर होता है भुजा स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान 32 आया। अब हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या हमारा 16 नंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्या दिया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, यानी यहाँ पर माध्य का मतलब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि माध्य हमारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो चूंकि दोनों जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है, एक होता है वर्ग अंतराल, दूसरा होता है बारंबारता और तीसरा हम मध्यमान लेते हैं, मध्यमान, और दोनों जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है और फिर हम निकालते हैं f(x). तो यहाँ पर 3 से 5 मिला, 5 से 7 मिला, 7 9 मिला, 9 से 11 मिल गया, 5 3 8 यानी दोनों जोड़ेंगे तो 8 आया, 8 में 2 का भाग दे देंगे 4 हो जाएगा, 7 5 12 में 2 का भाग 6, 9 7 16 में 8, 11 9 20, 20 का 2 का भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये बारंबारता हमारा दिया गया है, बारंबारता पहला 4, दूसरा हमारा 2 है, तीसरा हमारा 1 है और चौथा हमारा 3 है। अब चूंकि f(x) का मतलब दोनों का गुणा, तो 4 चौक 16 होगा, 6 दूनी 12 बनेगा, 8 का 8 मिलेगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा और ये से को जोड़ेंगे तो यही n बनेगा या सिग्मा f होगा जिसको हम f कहते हैं। तो यही सिग्मा f या n, 4 2 6 1 7 3 10 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 6 2 8 8 16 की 6 हासिल 1 होगा, 1 1 2 1 3 3 6 बन जाएगा। अब अगर हम बात करें तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) n होता है और ये बना 66/10 बन गया।
तो 6.6 आ जाएगा, क्योंकि 1 लिख के 0 है तो 1 नंबर दशमलव लगेगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 17। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। तो 18 नंबर में क्या दिया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। पासा में कुल 6 अंक होते हैं, लूडो की गोटी, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 होता है। अब अगर यहाँ बात करें तो इसने कहा तो एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या अब ये निकालेंगे तो इसको हम घटना ई मानेंगे। तो एक 2 अभाज्य है, 3 है और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 मिला, 3 मिला और 5, यानी जो स्वयं से कटती हैं और दूसरे से नहीं कटती हैं उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात उनका 2 ही फैक्टर होता है, एक होता है और स्वयं वह संख्या। अब ये अभाज्य संख्या हो गई, इसको हम यश मानेंगे कुल बिंदु को। तो अगर हम यश निकालते हैं तो इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं, तो 6 हो जाएगा। इसमें 3 बिंदु हैं तो ई नंबर ऑफ इसमें संख्या, तो 3 बन जाएगा। अब हम अगर निकालते हैं पीई, तो पीई बराबर होगा ई और बटे हो जाएगा यश। तो ई का मान हम देखेंगे तो ई का मान हमें 3 मिल जाएगा और यश का मान 6 है। काट देंगे, 3 का 1, 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो जाएगा और 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 18। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो 19 क्या दिया है अब इसको देखते हैं। करा यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5, माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। तो हमारा सूत्र होता है बहुलक ये बराबर होता है 3 माध्यक या इसी को माध्यिका कहते हैं -2 माध्य होता है। तो यहाँ आ जाएंगे तो 3 गुणे माध्यक यानी माध्यिका, और माध्यिका का मान हम देखेंगे क्या दिया है। पहला हमारा माध्य है और दूसरी हमारी माध्यिका 21 है, तो इसका मतलब 3 गुणे 21 होगा -2 गुणे। अगला आ जाएंगे माध्य 20.5, तो 3 का 3, 3 दूनी 6 और 2 पचे 10, 20 दूनी 40, 1 41 हो गया। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 2 आएगा, तो हमारा आंसर 22 बन जाएगा। अब हम देखेंगे 22 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। आगे हम लेते हैं प्रश्न संख्या 20 को। ये हमारा था सूत्र, इसी से हमने ज्ञात किया। 20 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जो प्रायिकता होती है पीई, वो सूत्र होता है ई अपान होता है यश। चूँकि यश में से ही निकलता है तो जो प्रायिकता पीई का मान होता है वह अधिकतम, यानी ये इसका मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। अगर एक भी मान न मिले ई में तो इसका मतलब 0 आ जाएगा, और अगर पूरा यश के मान के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब उसका मैक्सिमम मान 1 हो जाएगा। तो पी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में, या 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो अगर हम 4/3 देखेंगे तो 1.33 आएगा, और ये मान 1 से ज़्यादा हो गया इसलिए हमारा पहला कैंसिल हो गया। दूसरा ले लेंगे 2/3 है, और तीसरा ये दिया गया है, ये पूछ रहा है प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नहीं होने का मतलब यही है, क्योंकि ये भी हो सकता है प्रायिकता, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो सभी प्रायिकताएं हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दोनों बराबर दे दिए हैं, कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन कुल मिला के चूँकि इसका मान 1 से ज़्यादा है और प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और यही पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं वाले में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें दिया है प्रश्न संख्या 21। अब ये हमारे प्रश्न 2-2 अंक के हैं।
21 से लेकर औकारा सभी खंड कीजिए, माने जितने इसमें आएंगे क ख ग घ अंग च तक इसमें मिलेगा और सभी दो दो अंक का होगा। अब हम देखेंगे इन प्रश्नों को हमें हल करना है। इसके पहले वाले प्रश्न हमारे ऑप्शन वाले थे 20 तक, जो एक एक नंबर के थे, यानी 20 अंक के हो गए हैं। अब हमारा ये प्रश्न दो दो नंबर का है और इसको देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे देखते हैं तो हल में क्या मिलेगा। करा एक काट ए बराबर दिया है, काट ए बी अपान ए है और हमें इसका मान निकालना है और 1 आना है, यानी यही सिद्ध करना है। तो काट बराबर होता है, चूंकि tan बराबर लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। इससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा और ये कोण ए बन जाएगा। बाकी बी और सी को हम कहीं लिख सकते हैं। अब कोण ए के सामने की भुजा लंब होती है और नीचे अब हमारा आधार बन गया और 90 के सामने की भुजा हमारा कर्ण होता है। तो आधार का मान b हो गया, तो ये हम b लिख देंगे। लंब का मान नीचे है, उसका मान a हो गया। अब हम AC स्क्वायर पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बन जाएगा। AB का मान b है और BC का मान a है। अगर हम AC बराबर निकालेंगे तो कैंडी के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। ये मान हमें किसका मिल गया, AC का मान। अब आ जाएंगे यहाँ पर हमें लिखना है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसको उतार लेंगे। तो b सेक a अपान a कासेक a, तो b इसी तरह से रहेगा और सेक थीटा बराबर हमारा होता है, कास का उल्टा है तो कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान हमने यहाँ निकाल लिया है रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये, और आधार का मान b हो गया। इसी तरह से तो b गुणे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान b हो जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे a इंटू कासेक थीटा, कर्ण यानी फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे लंब होगा, लंब हमारा a हो जाएगा। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। अब ऊपर नीचे हमारे दोनों मान बराबर हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, नीचे भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ऊपर नीचे कट के एक आ जाएगा और यही हमें लाना था और यही हमारा राइट हैंड साइड बन जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। ये रहा प्रश्न संख्या 21 का क। अब हम आते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं हमारा ख, देखते हैं। करा यक्स के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। अब समांतर जो श्रेणी बनती है हमारा हल में क्या मिलेगा, समांतर श्रेणी हमारी जो बनती है उसको a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट यही लिया जाता है। तो पहला जो पद है a बराबर दे दिया है 2x है, फिर दूसरा पद हमारा a प्लस d बराबर हमारा मिल गया x प्लस 8 है। तीसरा पद a प्लस अगला ले लेंगे 2d और ये बराबर हमारा है 3x प्लस 1। इसमें से इसको घटाएंगे तो d बचेगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो d बचेगा, अर्थात ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड हो गया। यानी हमारा d का जो मान आता है d बराबर वो दूसरे में से पहला घटता है और आगे आते हैं तो तीसरे पद में से दूसरा घटाते हैं तो ये मान आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, x प्लस 8 है, इसमें से पहला घटाएंगे और पहला क्या है 2x है और ये बराबर तीसरा है 3x प्लस 1, दूसरा घटेगा तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ बना x प्लस 8 माइनस 2x बना, यहाँ मिला 3x प्लस 1, अंदर गुणा किए माइनस x माइनस 8 हो गया। अब 2x में से एक x घटेगा तो 8 माइनस x बच जाएगा, 3x में से एक x घटेगा 2x मिलेगा और 8 में से एक घट के माइनस 7 हो जाएगा।
ये जाएगा हमारा जुड़ जाएगा और ये इधर आएगा जुड़ जाएगा। तो 8 + 7 मिला के 15 बनेगा और ये बराबर ये जाके जुड़ गया तो मिल गया 2x + x यानी 3x हो गया। तो 3x बराबर 15 मिला, x बराबर 15/3 हो गया और काट देंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से अगर 3 राशियां समांतर श्रेणी में दी गई हैं तो दूसरे में से पहला तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, बराबर करेंगे और बराबर करके हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा 21 का ख। अब हम देखेंगे 21 का ग। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 का ग। गर्मी बहुत है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अंशाल पेपर आप हल कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में कोई नंबर पाने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक आपने अलग अलग चैप्टर को पढ़ा है। फिर इसके बाद जब आप एक मिक्स चैप्टर पाएंगे तो पहले आपको खोजना पड़ेगा किस चैप्टर का है। और अगर आपका पहला पेपर में कम नंबर आता है, हल करते समय नहीं समझ में आता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किताब को एक बार सरसरी तौर पर रिवीजन करके उसके बाद आप इसको लगाएंगे तो एक पेपर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जैसे जैसे आप हल करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपका नंबर बढ़ता जाएगा। और इसी तरह के प्रश्न आगे पीछे घूम फिर के आते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम जरा सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए इसको माना जाता है परिमेय है। तो लिखेंगे क्या कि माना 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय होगा तो निश्चित है a/b के रूप में लिखा जाएगा। इसलिए यानी मिलेगा यहाँ क्या 2 कड़ी में 3 बराबर होगा a/b, जहाँ हमें मिलेगा क्या AB सह अभाज्य तथा पूर्णांक, सहभाज्य पूर्णांक व B ≠ 0 होगा। यानी A और B दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं, अर्थात दोनों का HCF एक आएगा। इसी को हम सहभाज्य कहेंगे। अपूर्णांक का मतलब पूरा पूरा मान रहेगा और b का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 भी हमारा एक पूर्णांक है। अब आगे आ जाएंगे तो कड़ी को एक तरफ, बाकी संख्या को एक तरफ कर देंगे। तो कड़ी 3, इसमें 2 का गुणा है, इधर जाएगा भाग बनेगा तो a/2b बन जाएगा। चूँकि a और b दोनों पूर्णांक हैं तो ये हमारा परिमेय बनेगा, लेकिन ये हमारा अपरिमेय है। अब यही लिखेंगे, चूँकि a/2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए चूँकि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता तो विरोधाभास के कारण यानी उल्टा हो गया कि परिमेय हमारा अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभास के कारण अब यही लिखना है 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था, तो यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा ग, क्वेश्चन नंबर 21 का ग, और ये हमारा 2 अंक का आता है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं घ को। तो घ में क्या दिया है, करा एक घन का आयतन दे दिया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पहले हम घन से भुजा निकालेंगे। तो यानी हल आएंगे, हल में लिखेंगे हमारा घन का आयतन। तो घन का आयतन ये बराबर होता है भुजा क्यूब, और यही उसने दे दिया है 729 है। तो ये 9 का क्यूब बनेगा, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा और उसमें 9 का गुणा करेंगे 9 8 72 यानी 729 आपका मिल जाएगा। तो a बराबर हमें क्या मिल गया, a बराबर 9 मिला, क्यूब से कैंसिल हो जाएगा घनमूल से। अब इसका
संपूर्ण पृष्ठ यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, चूँकि किसी भी घन में अगर हम देखेंगे तो इस तरफ से हमारा घन बनता है, इसमें देखेंगे कुल 6 फलकें होती हैं, तो इसलिए 6 स्क्वायर होता है। तो 6 गुणे 9 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 9 9 81 हो जाएगा, 6 का 6 और 6 8 48 बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर चूँकि सेंटीमीटर क्यूब था घन सेंटीमीटर, तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक यही होता है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का घर, ये भी हमारा 2 अंक का है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम ले लेते हैं अंग को, क्योंकि इसमें सभी खंड करने हैं। करा बिंदु 2 -3 -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड 1 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ये भी हमारा प्रश्न 2 नंबर का है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ मिल जाएगा हमें हल में क्या मिल रहा है, हमारे पास बिंदु है एक 2 -3, दूसरा बिंदु है हमारा -4 और 6, और जो अनुपात है वह 1:2 है। ये बनेगा हमारा x1 y1, ये x2 y2, और ये बनता है m1 m2। अब हमारा अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है, अंतः विभाजन, और इसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2 होता है। इसी तरह से अगला आ जाएंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान m1 प्लस m2 होता है। अब इसी में हम मान रखते हैं, तो m1 का मान यहाँ से 1 आएगा, तो 1 गुणे x2 का मान यहाँ से -4 होगा, m2 का मान 2 मिलेगा और x1 का मान हमें 2 मिल जाएगा, बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगला आ जाएंगे, तो m1 का मान हमें यहाँ से मिलेगा 1 और y2 का मान मिल जाएगा 6, m2 का मान मिलेगा 2 और y1 का मान मिलेगा -3 और बटे हमारा मिल जाएगा 1 प्लस 2। यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिलेगा 4 1 का 4 -4 होगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 होगा, बटे 2 1 मिला के 3 हो गया। अगला ले लेंगे 6 1 का 6 मिलेगा, 3 दूनी 6 -6 मिल गया और बटे हमारा 3 हो गया। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो हमें क्या मिल रहा है, 4 में से 4 घटा दिए 0/3, अगला 6 में से 6 0/3, और हमने देखा यहाँ 0 0 मिल गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो जो बिंदु दिया गया था उससे हमारा जो आंसर मिला वो क्या मिला, करा इस बिंदु से अगर हम निकालेंगे तो 1 2 के अनुपात में विभाजित करने वाले अंतः बिंदु का निर्देशांक हमें 0 0 मिलेगा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट एक और है इसमें, इस वाले में च में क्या दिया है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब वही समांतर माध्य है। पहला हमारा जो लाइन बनता है वो बनता है वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल। हल आएंगे, हल में क्या मिलेगा, पहला वर्ग अंतराल, दूसरा हमारा मिलेगा आवृत्ति या बारंबारता, ये हमारी बारंबारता हो गई, और तीसरा हमारा माध्य या मध्यमान, इसको आप कह सकते हैं मध्यमान। फिर उसके बाद आता है, इसको हम यफ कहते हैं, इसको यक्स कहते हैं, और दोनों का गुणा करके हमें यफ यक्स निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। तो पहला दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से हमारा 50, तो 40 से 50 तक हमें मिल गया। बारंबारता में 8 मिला, 12 मिला, फिर 10 मिला, 11 मिला और 9 मिल गया। दोनों जोड़ेंगे 2 का भाग यानी 0 + 10/2, तो 10/2 5 आ जाएगा। ऐसे दोनों जोड़ेंगे 30/2 करेंगे तो 15 आएगा। 30 20 50/2 25 आएगा। 5 में 10 10, फिर 10 जोड़ेंगे तो 35, फिर 10 जोड़ देंगे तो 45, और दोनों जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यही आएगा। अब हमारा क्या होता है, इसका गुणा होता है इसमें, तो 8 × 5 = 40,
यानी ये 40 आ गया। 12 पच्चे 60 की 0 हासिल 6, 12 का 12 6, 18 180 आ गया। 25 दहा में 250 मिल गया। फिर 35 इक्का 35 की 5 हासिल 3, 35 इक्का 35 3 38 हो गया। 45 यानी 9 पचे 45 5 हासिल लगा 4, 9 चौक 36, 36 4 40 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 0 हासिल 1 होगा, 8 4 12, 12 5 17, 1 हासिल 18, 18 हुआ 8, 26 हो जाएगा हासिल 2, 2 1 3, 2 5 3 8, 8 4 12 हो गया। बाकी इसको जोड़ेंगे तो 12 8 20 10 30 10 40 और 50 मिल गया। तो ये मान जो मिला वो सिग्मा एफ एक्स का मान मिला। अब हमारा समांतर माध्य जिसको एक्स बार लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपान एन होता है। ये मान हमारा एन कहलाएगा और ये मान हमारा सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान 1260 मिला। तो 1260 बटे एन का मान यहाँ से 50 मिला, तो यहाँ हम 50 रख देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 पचे 25, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर क्या बना 25.2 और यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा 21 का च। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है किसी 5 खंडों को आपको हल करना है, जिसमें कुल 6 खंड दिए जाएंगे। 6 में से आपको जो आता है वो 5 आप हल करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पूरे खंड को देखेंगे, परीक्षा में आपको एक खंड इसमें से छोड़ देना है। तो पहला का क्या दिया है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 B 3 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। और ये कह रहा है हमारा प्रश्न जो है ये 4 अंक का आएगा। तो हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है दूसरा B, और ये जिस अनुपात में विभाजित करेगा उसका मान दिया गया है, यानी एक्स वाई का मान। हमारा पहला जो बिंदु बनेगा A -6 10 होगा, दूसरा बिंदु हमारा B बनेगा और इसका निर्देशांक 3 और 8 होगा। और कह रहा है रेखाखंड को किस अनुपात में, तो अनुपात हम मानेंगे m1 अनुपात m2, क्योंकि इसी का मान हमें ज्ञात करना है। अब जो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और मध्य बिंदु का सूत्र लगाने के बाद -4 और 6 आएगा, ये हमारा एक्स वाई का मान है। और ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, m1 m2 बन गया, एक्स वाई बन गया। अब हम चाहे x का मान या y का मान दोनों में से एक ले सकते हैं और हम अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो अंतः विभाजन का सूत्र हमें क्या मिलता है, अंतः विभाजन में हम पाते हैं यानी m1 x2 प्लस m2 x1 और अपान होता है m1 प्लस m2। इसी तरह से दूसरा मान जो y का होता है वो बनता है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान होता है m1 प्लस m2। ये मान x का होता है, ये y का होता है। अब x y में से किसी एक मान को आप ले सकते हैं। यदि हम x का मान लिखते हैं तो x बराबर ये पहला वाला मिलेगा, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 अपान बनेगा m1 प्लस m2 होगा। अब हम इसी में ये सभी मानों को रखेंगे, तो आइए रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चूँकि हमें m1 m2 का तो मान निकालना ही है, तो इसलिए m1 इसी तरह से रहेगा। x का मान यहाँ है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, और x2 का मान यहाँ से मिलेगा 3, तो ये बन गया 3। m2 इसी तरह से रहेगा, x1 का मान यहाँ से मिलेगा -6 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 का गुणा दोनों के साथ होगा, तो -4 m1 बनेगा, -4 m2 बनेगा। ये बन जाएगा 3 m1 और 6 का 6 m2 बन जाएगा। अब हम देखेंगे तो ये हमारा इस तरफ जाएगा m1, तो ये जुड़ जाएगा, तो 3 m1 और ये गया तो प्लस 4 m1 बना। ये इस साइड में आएगा तो माइनस है, प्लस हो जाएगा 6 m2 और पहले से -4 m2 यहाँ बैठा हुआ है। अब आगे आ जाएंगे तो हम देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 m2 बचेगा,
और इधर 3 और 4 मिला के 7 m1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m2 का भाग इधर और 7 का भाग इधर दे देंगे, तो 2/7 हो जाएगा और इधर मिल जाएगा m1/m2 हो गया, क्योंकि m2 का इधर गुणा था, इस साइड में जाएगा भाग होगा नीचे होगा, 7 का गुणा इस साइड में इधर आएगा भाग होगा नीचे हो जाएगा। तो हमें m1 अनुपाते m2 क्या मिला, 2:7 मिल गया। यही हमारा आंसर बन गया, m1 अनुपाते m2 बराबर 2:7। और चूंकि ये मान हमारा प्लस में आया इसलिए अंतः विभाजन हो जाएगा, अंतः विभाजन। और अगर हमारा ये मान माइनस में आ जाता तो यही अनुपात हमारा बाह्य विभाजन बन जाता, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैसे अगर मान लीजिए हमारी स्पीड ज़्यादा है तो आप बताएंगे और हम आराम से आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ये कह रहा एक वृत्त है। तो मान लीजिए हमारा वृत्त हो गया और ये इसका केंद्र हो गया। तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र से कह रहा यहाँ बिंदु ए है और 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई यहाँ बिंदु है और यहाँ से यहाँ की स्पर्शी की लंबाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ आएंगे, यही त्रिज्या बन जाएगी। चूँकि ये वृत्त पर जो स्पर्श रेखा यहाँ आके मिलती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो यानी हमें 90 के सामने की भुजाएं कर्ण हो जाएगी। तो मान लीजिए वो हो जाए ए, ये हमारा बी बन जाए। तो अगर हम आएंगे हल और हल में क्या बनाएंगे, त्रिभुज ए बी ओ में अगर हम देखेंगे तो 90 के सामने की भुजाएं कर्ण है। तो हमें मिलेगा क्या, ओ ए स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। तो हमारा ओ ए 7.5 है तो 7.5 का होल स्क्वायर बराबर ओ बी आर है तो आर स्क्वायर और ए बी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो 5 बचे 25 होता है, 7 8 56 बन जाता है। यानी अगर हम 7.5 में 7.5 का गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। अब इसका ट्रिक है कि अगर इकाई 5 है, वर्ग है, तो 5 बचे 25 होता है और 7 के बाद 8 आता है, जो संख्या रहेगी उसके बाद वाले में गुणा कर देंगे। ये बराबर आर स्क्वायर और प्लस 36 होगा, 36 आके घट जाएगा तो आर स्क्वायर 56.25 और यहाँ मिल जाएगा 36, इसमें से हम घटा देंगे तो 0.25 आएगा, 6 में से 6 0 हो गया और यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये रहा आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमारा, चूँकि हमारा 4.5 आएगा, 45 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई 5 है, 5 बचे 25 और 4 के बाद 5 आता है, 4 बचे 20 और यही मान आया है। तो अगर हम आर वर्गमूल निकालेंगे तो 4.5 आ जाएगा सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यदि आपको समस्या होती है तो इसको आप भाग विधि से वर्गमूल 20.25 इस तरह से निकाल सकते हैं। 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, दशमलव यहाँ लगाएंगे, 2 5 उतारेंगे, 4 जोड़ लेंगे, 8 आएगा। अब यहाँ पर 5 बार जाएगा, 5 बचे 25 की 5 हाथ से 2 5 से 40 2 42 यानी 42 आ गया। तो पूरा कट गया, 4.5 आया, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहे हमारे सब, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये हमारा रफ कार्य है। तो आगे आ जाएंगे तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का ख था और ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछता है। तो आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम इसी का ग देखेंगे। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाले रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मानेंगे एक त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज का नाम दे देंगे ए बी और सी। हमने हल लिखा, हल में हमारा ये फिगर बनेगा।
अब यहाँ पर एक और बिंदु ले लिए, यहाँ पर P और यहाँ पर हमने Q मान लिया। करा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा ये रेखा बन गई। अब ये करा इसका और इसका अनुपात आपस में बराबर है। तो आगे फिर क्या दे रहा है, तो हमें दिखाना है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, माने दिखाना है इसके समांतर ये रेखा है। अगर ये समांतर हमें सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये सिद्ध करना होगा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों कब कोण बराबर होंगे, जब ऊपर वाला त्रिभुज और पूरा वाला त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, यानी समरूप हो जाएगा। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब समरूप कैसे होंगे कि ऊपर वाले का अनुपात बटे पूरे का अनुपात, फिर इसका अनुपात बटे पूरे का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर ये ऊपर का अनुपात पूरे का अनुपात, ऊपर का अनुपात पूरे के अनुपात के बराबर होगा तो पूरा वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज हमारा समरूप बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक कोण हम देखेंगे तो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम हल में क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है तो क्या ज्ञात है, माने एक त्रिभुज ABC जिसमें यानी AP अपान BP बराबर AQ और बटे CQ, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ जो दिया गया है अनुपात में है, यानी भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही अनुपात में है, यानी दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। इतना तो दे दिया है। अब अगला हमें क्या करना है, ज्ञात है हो गया। अब अगली हेडिंग हमारी आती है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अर्थात ये रेखा इसके समांतर होगी। यानी सिद्ध करना है BC समांतर PQ। अब ये BC PQ के समांतर कब होगा, जब ऊपर वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज हमारा समरूप बनेगा। यहाँ हम आ जाएंगे ऊपर वाले त्रिभुज और पूरे त्रिभुज के लिए उपपत्ति। अगली हेडिंग है हमारा उपपत्ति। अब उपपत्ति में आएंगे, हमारा क्या दिया गया है, ये दिया है, यानी AP बटे BP और AQ बटे CQ हो गया। तो यहाँ पर AP माने हमारा ऊपर वाला त्रिभुज है और BP को हम पूरा बनाएंगे, तो BP बनाने के लिए हम इसको पलटी करेंगे। तो अगर हम इसको BP बटे AP लिखते हैं तो ये बन जाएगा CQ बटे AQ होगा, माने हमने इसको पलटी मार दिया। अब आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसके आगे दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, तो BP अपान AP प्लस 1 और यहाँ CQ अपान AQ प्लस 1, क्योंकि किसी समीकरण में दोनों तरफ एक ही राशि के जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर। अब यहाँ क्या मिल गया, तिर्यक गुणा हो गया, BP प्लस AP अपान बन गया आपका AP, ये बराबर होगा CQ प्लस AQ अपान AQ बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो हम देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो BP प्लस AP अब हम देखेंगे कितना मान दिया गया है, ये कितना है। तो हम इस फिगर में आ जाते हैं और देखते हैं BP प्लस AP बराबर AB हो जाएगा, तो ऊपर का मान हमें AB मिल जाएगा, तो हम लिख देंगे AB बटे AP बराबर, इसी तरह से हमारा AQ और CQ, तो CQ प्लस AQ बराबर बन जाएगा AC अपान AQ बन जाएगा। अब हम देखेंगे AB हमारा पूरा त्रिभुज का हो गया, बटे AP माने छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, फिर AC हमारी पूरी भुजा, फिर AQ माने हमारी छोटी वाली भुजा हो गई। ये अनुपात बराबर हो गया, तथा दोनों त्रिभुज में हमारा कोण कोण के बराबर हो जाएगा, यानी जो कोण है कोण के बराबर होगा, अर्थात इस छोटे वाले त्रिभुज और पूरे त्रिभुज में कोण कॉमन है और भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। इसको 1 और इसको हम 2 बना लेंगे। आगे हम लिखेंगे क्या
कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा त्रिभुज छोटा वाला ए पी क्यू, समरूप त्रिभुज हो जाएगा, समरूप ए पी क्यू समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, पी वाला बी के बराबर, क्यू वाला सी के बराबर, इसलिए कोण पी बराबर कोण बी के हो जाएगा तथा कोण क्यू बराबर कोण सी हो जाएगा। और दोनों संगत कोण बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर हो गई, इसलिए हमारा बन जाएगा BC समांतर होगा PQ के, और यही हमें सिद्ध करना था, BC समांतर PQ। तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 22 का हम ग देख रहे थे। आगे आएंगे इसके बाद हम घ देखेंगे, घ में क्या दिया है अब उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का घ है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 2 अंक वाली संख्या में इकाई और दहाई माना जाता है। हल इसमें लिखेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में इकाई x तथा दहाई y है, इसलिए संख्या बराबर, जो संख्या होगी तो जो दहाई होता है उसी में 10 का गुणा होता है, तो 10y और प्लस x हो जाएगा। ये हमारी संख्या हो गई। अब कह रहा है यहाँ पर कि अंकों का योग 12 है, तो यहाँ हम आएंगे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, तो यहाँ हमें मिल क्या जाएगा प्रश्नानुसार दोनों का योगफल x प्लस वाई बराबर हमारा 12 मिल गया। अब आगे है, कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो यानी पुनः प्रश्नानुसार क्या मिलेगा, अगर हम अंक स्थान बदल देते हैं, यहाँ चला आएगा यहाँ चला जाएगा, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, y का स्थान पर x आया, x के स्थान पर y आ गया। अभी कह रहा बदलने पर प्राप्त जो संख्या है दी गई संख्या से 18 अधिक है, नई संख्या मिली, पुरानी संख्या हमारी क्या थी 10y प्लस x था, और कह रहा इससे 18 ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो बराबर 18 मिल जाएगा। चूँकि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटेगा, जितना ज़्यादा है उतना आ जाएगा। तो यहाँ हम आएंगे 10x प्लस वाई, अंदर गुणा करेंगे माइनस 10y माइनस x बराबर 18 हो जाएगा। 10x में से एक x घटेगा तो 9x, 10y में से एक y घट के तो माइनस 9y बचेगा। आगे हमारा काम होगा, दोनों में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 9, तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या मिल रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर मिला x माइनस वाई, क्योंकि हमने 9 कॉमन ले लिया बराबर 18 है, तो x माइनस वाई बराबर 18/9, 9 दूनी 18, यानी x माइनस वाई बराबर 2 आया। समीकरण नंबर इसको हम 2, और ऊपर यहाँ जो है समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई है बराबर 12 है। अब अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर मिलेगा क्या देखते हैं। तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x 2x बन जाएगा, 12 2 मिला के 14 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे 2 का भाग, तो 14/2 यानी 7 आ गया। अब इसका मान हम रख करके हम y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर 12 है, तो यहाँ 12 मिल गया। x का मान 7 है, तो 7 प्लस वाई बराबर 12 होगा, y बराबर 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। इसलिए संख्या हमने क्या माना था, संख्या हमारी यहाँ थी, यानी 10y प्लस x, तो 10 गुणे y का मान 5 और प्लस x का मान 7 आ गया।
तो 10 पचे 50 और 7 57 आ गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है, यानी घ किसका घ 22 का घ हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या हमारा 22 का ये घ हमारा आंसर मिल कितना गया, कर आए 57 है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, जो हमारा 22 का अंक है ये भी हमारा 4 अंक का है, ये भी हमारा 4 अंक का दिया गया है। तो क्या करा है, द्विघात समीकरण कर्णिम 3x² माइनस 11x प्लस 8 कर्णिम 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम गुणनखंड विधि लगाते हैं, तो हम किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं क्योंकि कुछ दिया नहीं है। तो कर्णी में 3x² है, 11x है और प्लस 8 कर्णी में 3 बराबर 0 है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 गुणे कर्णी में 3 3 हो जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसका 8 त्रिक 24 और 8 3 11 हो जाएगा। तो कर्णी में 3x² माइनस 8x होगा माइनस 3x होगा और प्लस 8 कर्णी में 3 हो जाएगा। अब हम जोड़ा बनाएंगे, पहले जोड़े में से हम x कॉमन ले लेंगे तो कर्णी में 3x बचेगा माइनस केवल x निकाले हुए हैं तो 8 बच गया। इसको कर्णी में यानी 3 को हम कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3 लिख सकते हैं। तो एक कर्णी में 3 कॉमन हो जाएगा तो एक कर्णी में 3 बच जाएगा, तो कर्णी में 3 एक बचेगा और एक x बचेगा। माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो कर्णी में 3 यहाँ से हट गया, बचा केवल 8। तो ये ब्रैकेट हमारा बराबर है, यही कॉमन हो जाएगा। तो मिलेगा कर्णी में 3x माइनस 8 और दूसरा मिल जाएगा x माइनस कर्णी में 3 बराबर 0। पहला 0 करेंगे कि यदि हमें मिला कर्णी में 3x माइनस 8 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये जाएगा, पहले प्लस होगा, कर्णी में 3 का गुणा है भाग हो जाएगा। हमारा आंसर बन गया 8 बटा कर्णी में 3। दूसरा कि पुनः यदि हमारा मिल गया x माइनस कर्णी में 3 बराबर 0, तो हम x बराबर निकालेंगे, यही चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा। हमें 2 आंसर मिल गए, ये दोनों आंसर यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हमारा मूल क्या मिला, एक मिल गया हमारा 8 बटे कर्णी में 3 और दूसरा हमारा हो गया केवल कर्णी में 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा अंग का। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसका च में क्या दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल। दूसरा होता है बारंबारता, और यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक और होता है संचयी बारंबारता। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो बारंबारता में क्या, वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से हमारा 50, ये जो दिया गया है। अब इसमें आ जाएंगे तो 2 है, फिर 8 मिला, फिर 20 मिला, अगला हमारा 15 मिला और लास्ट हमारा 5 मिल गया। अब संचयी बारंबारता जिसको हम CF कहते हैं और इसको हम F कहते हैं, ये पहला पद ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, ये दोनों जोड़ के लिखा जाता है, यानी 2 + 8 यानी 10 आ गया। अब 20 जुड़ेगा तो 10 + 20 यानी 30 मिल गया, फिर 15 इसमें जोड़ेंगे तो 35 आएगा, फिर 5 जोड़ देंगे तो इसमें 40 हो जाएगा। अगर हम F को जोड़ते हैं तो n आता है और यही n का मान जो हमारा होता है टोटल जोड़ेंगे तो ये 40 मिलेगा। अब आगे आएंगे तो हमारा माध्यिका का सूत्र क्या है, तो माध्यिका हमारा सूत्र है माध्यिका। तो माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस, यहाँ आ जाते हैं L1 का मतलब निम्न सीमा होती है। अगला आता है n/2 माइनस CF होता है और अपान n होता है इंटू H होता है, यही हमारा सूत्र है। अब आगे आ जाएंगे यहाँ पर हमारा F होता है F, तो यहाँ आ जाएंगे तो सबसे पहले हमें निकालना होता है n/2, तो n/2 निकालेंगे तो n का मान टोटल जो हमने जोड़ा 40, तो 40 में 2 का भाग दे देंगे तो 20 आएगा।
अब 20 वाले को हम अंडरलाइन करेंगे। 2 में तो 20 मिलेगा नहीं, 10 में नहीं मिलेगा, 30 में 20 मिल जाएगा। तीसरा नंबर, इसका मतलब है तीसरा नंबर यही हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। अब ये हमारा एफ बनता है और इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा सी एफ बनता है और ये जो निम्न सीमा है इसी को हम L1 लिखेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? L1 माने माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और निम्न सीमा हमारी 20 है, प्लस n/2, और n/2 का मान हमने यहाँ निकाल लिया है 20, तो 20 रखेंगे, माइनस CF माने माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता यहाँ 10 है, तो 10 हो जाएगा। और H का मतलब ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है यही H है, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो आएगा तो 10 आएगा, यही मान हमारा H का हो जाएगा। और बटे F चाहिए, F का मान यहाँ से हमें मिलेगा 20, तो यहाँ से इसको हम काट देंगे तो यहाँ मिलेगा 20 में से 10 घटा तो 10 मिला, और बटे 2 हो गया, 2 से काट दिए 5 आ गया, तो 20 + 5 मिला के हमारा कुल आंसर कितना आया? 25 आ गया, और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? यानी निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो मान मिला वो 25 आ गया, और यही हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हमारा 23 आता है। 23 में 2 प्रश्न हैं, या तो आपको इसको करना है अथवा इसको करना है। क्या दिया है कि एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा वाले में दूसरा दिया, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। इसके आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है। अब आप चाहे वो ए वाला लगाइए यानी ऊपर वाला, अथवा करके दूसरा वाला लगाइए, दोनों में से एक ही आपको हल करना है। तो आप एक मैं ऊपर वाला हल कर दे रहा हूँ, इसको आप हल करके चेक कर लेंगे किस तरह से आप लगाएंगे। तो आइए चलते हैं, इसको हम ले लेते हैं। तो दिया है क्या हमारा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारा दे दिया है कि एक ठोस बेलन के आकार का है, ये हमारा बेलन हो गया। अब आगे क्या बता रहे हैं, और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोली है, माने ऊपर भी आधा गोला, ये हमारा बेलन था ऊपर आधा गोला, ये भी हमारा बेलन था, और नीचे भी हमारा आधा गोला है। अभी क्या बता रहा है, इस ठोस की कुल ऊंचाई का मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ये 19 सेंटीमीटर दे दिया है, तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 है। यानी बेलन की त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक व्यास बन जाएगा, तो इसकी आधी दूरी हमें चाहिए, तो आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक, और ये 3.5 है सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करेंगे तो ये त्रिज्या है, तो यही त्रिज्या इसकी भी होगी, तो यहाँ आधे से लेकर के 3.5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगी, और ये दूरी भी 3.5 हो जाएगी। क्योंकि आधा गोला जब हम लेते हैं तो ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, दोनों दूरियाँ आपस में बराबर होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, ऊपर आधा गोला है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3.5 हो जाएगी। पूरी दूरी 19 है, 3.5 दोनों तरफ से कम हो जाएगी, तो बाकी बेलन का बच जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई 19 में से 3.5 यानी 7 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिली, एक तो मिला हमारा बेलन और दूसरा मिल गया हमारा अर्ध गोला। अब हम क्या करेंगे, दोनों में जो त्रिज्या है वो 3.5 है, इसकी भी त्रिज्या हमें 3.5 मिल गई। अब आगे आ जाएंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा, इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ हमने पाया 19 में से 3.5 ऊपर और 3.5 नीचे हमने घटा दिया, तो 19 में से 7 घटा और 12 सेंटीमीटर मिल गया। और अर्धगोले में केवल हमें त्रिज्या ही चाहिए। अब ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन और आधा गोला मिला के एक गोला हो गया, तो बेलन के आयतन में गोले के आयतन को जोड़ देंगे तो कुल आयतन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या कि कुल आयतन और ये बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन
और प्लस हो जाएगा 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, गोले का आयतन, या पूरा एक गोला ले सकते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसी में हम मान रखेंगे, 6 नंबर का है हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पाई और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर हमने निकाल लिया, एच बच गया, क्योंकि दोनों की त्रिज्या आर आर बराबर है इसलिए आर स्क्वायर कॉमन हो गया। और यहाँ क्या मिला, 2 दूनी 4 मिल गया, बटे 3 मिला, और आर स्क्वायर निकाल लिए तो एक आर बचा हुआ है। तो यहाँ मिला 22/7 गुणे आर का मान हमें मिला है 3.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 आएगा, तो 7/2 गुणे 7/2 क्योंकि स्क्वायर था। आगे आएंगे एच का मान हमें मिला है 12 प्लस 4/3 गुणे 3.5 हो गया, जो 3.5 त्रिज्या दी गई थी, या 7/2 भी लिख सकते हैं। तो हम चाहें यहाँ 7/2 लिख दें। अब हम देखेंगे यहाँ 1 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे 11, 7 77 हो गया, और बटे 2 हो गया। अंदर क्या मिल रहा है, 1 2 दूनी 4 कटा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36 बनेगा, और 7 दूनी 14 बन जाएगा, और पूरे 1/3 बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो आगे हमें मिल रहा है यहाँ पर 77 मिला, यहाँ पर 77/2 आया ये, और 36 4 40 10 50 मिल गया, और बटे 3 हो गया। 3 दूनी 6 आ गया, 2 से काट देंगे अगर, इसको 25 आ जाएगा। अब 25 7 175 की 5 हासिल लगा 17 हो गया। फिर आगे आएंगे 25 7 175, इसमें जोड़ देंगे तो 7 5 12 6 1 7 1 8 1 182 बन जाएगा, 182, और बटे नीचे हमें मिल जाएगा 3। अब अगर भाग देते हैं 3 4 18 पूरा कट गया, फिर 0 लगाएंगे तो 2 4 3 8 24 हो जाएगा, 1/3, और यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एक आंसर ये बन जाएगा। ये सॉरी क्यूब, क्योंकि ये आयतन है तो ये बनेगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, एक आंसर ये हमारा मिल जाएगा। एक और पूछा है यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठ, तो हम देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें मिलता है, हमने यहाँ पाया है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें मिलेगा, यानी इस बेलन का वक्र पृष्ठ और आधा आधा गोले यानी एक गोले का वक्र पृष्ठ, दोनों जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जब ढक गए हैं तो अंदर वाला जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल गायब हो गया है। तो मिलेगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ, और ये बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस हो जाएगा आधा आधा मिला के एक गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ, और उसी में हम गोले का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, क्योंकि आधा गोला ऊपर है और आधा नीचे है, पूरा मिला के एक गोला हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। तो यहाँ आ जाएंगे तो 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा h प्लस 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 का भाग दे देंगे 2, पाई हमने निकाल लिया है, एक आर निकाले हैं, एक आर बच गया। आइए तो 2 गुणे आप पाई का मान 22/7 होगा, और आर का मान हमने निकाला था 7/2 था। आगे आएंगे h प्लस 2r, तो h ये था और आर मिला के 2r था, पूरा मिला के यही 19 था, चाहे 12 और 3.5 3.5 जोड़ेंगे तो यानी बन जाएगा 12 प्लस 2 गुणे 3.5, यही 7 12 7 19 बनेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाहर 22 मिला, यहाँ 19 मिल गया, 19 दूना 38 हो गया, हासिल 3, 19 दूना 38 39 40 1 41, यानी 418 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, और यही हमारा दूसरा आंसर बना। तो संपूर्ण पृष्ठ मिला 418 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और आयतन मिल गया 608 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही दोनों हमारे आंसर हो गए। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो था हमारा प्रश्न संख्या 23 था। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, अब इसको देखते हैं। करा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नीचे अथवा करके दिया है, चाहे आप ऊपर वाला क्वेश्चन हल करिए अथवा नीचे वाला। तो हम चलते हैं, हम ऊपर वाला हल करते हैं, नीचे वाला आपके लिए छोड़ देते हैं और नीचे का आप हल करेंगे। तो देखते हैं ऊपर में क्या आएगा। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो मान लीजिए हमारा भवन हो गया जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है कि शिखर से, माने ऊपर से हमें यहाँ से देखना है। ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब ये बड़ा है, क्योंकि जब हम ऊपर देखते हैं तभी उन्नयन बनता है। तो ये उन्नयन कोण बना और ये उन्नयन कोण कितना है, ये कह रहा है 60 डिग्री का है। और इसके पाद का उन्नमन कोण, माने यहीं से देख रहे हैं नीचे, तो नीचे ये और ये कोण दे दिया है और ये कोण हमारा 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ऊंचाई को हम h मान लेंगे। तो 7 अगर हम नीचे का घटा दें यहाँ से यहाँ तक 7, तो ऊपर वाली जो दूरी बचेगी वो बच जाएगी h - 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 है तो इसका मतलब ये 45 आ जाएगा। माना हमने ए बी हमारा एक मकान था, सी डी हमारा टावर था और ये बिंदु डी के बाद ई ले लेते हैं। अब वही हम लिखेंगे कि माना ए बी 7 मीटर ऊंचा मकान है जिसके पाद ए से कुछ मीटर या x मीटर मान लेते हैं कि x मीटर दूरी पर बिंदु सी है। सी पर एक टावर बी से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा बी से उसके पाद सी का अवनमन कोण 45 है, इसलिए ये भी हमारा 45 अंश आ जाएगा। अब आ जाएंगे इसमें हल में क्या मिलेगा। इतना लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा रचना। अब आएंगे हल में इस त्रिभुज में आ जाएंगे ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में, और इसमें लगा देंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर ये कोण है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। लंब माने ए बी, चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ए सी। tan 45 का मान 1 हो गया। ए बी का मान हमारा 7 दिया हुआ है और ए सी हमें यहाँ पहले निकालना है। हम चाहें तो इसको x माने हैं तो x भी यहाँ लिख सकते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर हमें 7 मीटर मिल जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारी 7, क्योंकि ये दूरी बराबर है, एक आयत बना हुआ है। तो यानी यही दूरी हमारी बी ई भी मिली, तो बी ई बराबर 7 मीटर मिल गया। अब हम इस ऊपर वाले त्रिभुज में आएंगे, यानी अब त्रिभुज बी ई डी में यहाँ आ जाएंगे इस त्रिभुज में, तो tan 60 लगा देंगे। तो tan 60 बराबर होगा लंब माने डी ई बटे आधार यानी बी ई। तो डी ई का मान यहाँ है h - 7 और बी ई का मान हमने यहाँ से निकाला है 7, तो यहाँ 7 रख देंगे। tan 60 का मान करीब 3 होता है और ये बराबर हमें मिला h - 7 बटे 7 हो गया। अब आगे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर क्या मिल रहा है, यानी 7 कड़ी में 3 बराबर हो गया h - 7। ये 7 आके जुड़ेगा तो 7 कड़ी में 3 + 7 बराबर h हो गया और यही h निकालना था। दोनों में से हम 7 कामन ले लेंगे तो कड़ी में 3 + 1 बन जाएगा। चूँकि दूरी यहाँ पर मीटर में थी तो यही हमारा इतना मीटर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें ऊपर का अथवा वाला आप इसको हल करेंगे। अब एक प्रश्न हमारा और बचा हुआ है जो 6 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 25 है। आइए इसको देखते हैं। तो क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें दूसरा एक अथवा करके ये दे दिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये अथवा वाले की, तो हम ऊपर वाला हल करते हैं, नीचे वाला आप हल करेंगे।
तो यहाँ आ जाएंगे हल में हमें क्या मिलेगा, दिया है दो संख्याओं का योग 8 है, तो मानेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा y हैं, दो संख्याएं x तथा y हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो हमारा बनेगा प्रश्नानुसार कराए कि x प्लस वाई बराबर, ये दे दिया है हमारा 8 है तो 8 लिख देंगे। अगर यहाँ से हम y का मान निकालते हैं तो 8 माइनस x, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तथा इनके व्युत्क्रमों का योगफल दे दिया है, तो पुनः प्रश्नानुसार में क्या मिलेगा, व्युत्क्रम माने 1/x प्लस 1/y, और ये बराबर दे दिया है 8/15 है, तो 8/15 हो गया। अब आगे आते हैं, देखते हैं इसमें, अब हम इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो y प्लस x बटे एक्स वाई होगा, ये 8/15 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 8 है, तो यही मान यहाँ हम रख देंगे, तो 8/xy बराबर हमें 8/15 मिला। ऊपर से ऊपर कैंसिल होके एक आया, तिर्यक गुणा कर देंगे तो xy बराबर हमें 15 मिला। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 में जो y का मान है यही मान यहाँ हमें रखना है, तो x ऐसे रहेगा, y के स्थान पर 8 माइनस x लिख देंगे बराबर 15 होगा। अब इसी को हमें हल करना है, तो आइए इसको देखते हैं क्या होता है। तो हमें यहाँ मिल जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 था। अब पूरा राइट में लेके जाएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस होगा, ये जाएगा तो माइनस 8x होगा, 15 पहले से यहाँ है और इधर 0 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। तो 5 तिहाई 15 5 3 8 गुणनखंड करेंगे तो 5x होगा माइनस 3x होगा प्लस 15 होगा, क्योंकि इसका गुणा यहाँ किया जाता है 15 आता है, गुणनखंड करेंगे 5 तिहाई 15 और दोनों जोड़ेंगे तो 5 3 8, ये बीच वाला आना चाहिए, और 5x 3x मिला के 8x हमारा बन जाएगा, ये बराबर 0 हो गया। दोनों में से x कामन लेंगे, x माइनस 5 होगा, दोनों में से 3 कामन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, ये बराबर 0। तो x माइनस 5, अगला ब्रैकेट में बाहर वाला x माइनस 3 बराबर 0 होगा। पहला 0 करेंगे तो x बराबर 5 होगा, दूसरा 0 करेंगे तो x बराबर 3 होगा। अब दूसरी संख्या अगर हम निकालते हैं तो दूसरी संख्या हमारी y थी, 8 माइनस x था, अगर हम 5 रखेंगे तो 8 माइनस 5 बराबर 3 हो जाएगा, तो एक 5 और एक 3 मिलेगा या 3 और 5 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बना कि दोनों संख्याओं में एक संख्या 3 होगी और दूसरी संख्या 5 होगी, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 25 जो 6 नंबर का था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।